अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। बेटा, आप लोगों की तरफ से जब एक मैसेज मिलता है ना, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बच्ची की तरफ से मुझे एक मैसेज आया, बड़ा प्यारा सा बच्चा बना के उसने भेजा। तो क्लास वैसे मैंने लेनी थी आप लोगों की बेटा, जो प्यार है मोहब्बत है, मैं उसकी वजह से क्लास ले रही हूँ। ठीक है, एक उस्ताद जो होता है ना, उसकी मोटिवेशन होती है जब उसके बच्चों की तरफ से ये रिस्पॉन्स मिलता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई बेटा, आप लोग इंतजार में बैठे होते हैं क्लास लेने के लिए। और जो बच्चा बेटा, मैं आज अपने स्टूडेंट्स को भी बता रही थी क्लास में आप लोगों के हवाले से कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं और उनको गाइडलाइंस की ज़रूरत है, तो वो क्लास लेते हैं, रेगुलरली बैठते हैं। तो मुझे बेटा बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेटा मैं इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी, मेरा आपसे कमिटमेंट है, वादा है। मैं आपको इंशाल्लाह जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, वैसे भी बेटा मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। मैंने उनको भी कहा है कि आप लोग भी लें, मुझे फील होता है कि वो ले रहे हैं क्लास और वो क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, उनके बेटा प्री बोर्ड्स के पेपर्स चल रहे हैं, इसलिए तो मैंने कहा आप लोग भी लें क्लास। ठीक है, आप लोग की अपनी बेटा एफर्ट्स हैं, मेरी तरफ से इंशाल्लाह आपको हर तरह की गाइडलाइंस मिलेंगी। और मुझे खुशी होती है जब मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कोई भी बात, कोई भी चीज़ जो उनकी रहनुमाई कर सके। ठीक है, एक उस्ताद का बेटा ये फर्ज भी है, एक उस्ताद की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी है, आपका हम पे हक है, राइट है। ठीक है, आज हम बेटा चलेंगे, खुदा करे कि मेरी अरसे पाक पर उतरे मिली नगमा। ठीक है, ये हिस्सा नज़म बेटा, पहले मेरा इरादा था कि इखलाक नबी के हवाले से, फिर मैंने कहा पहले हिस्सा नज़म कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपका ये तमाम लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। ठीक है, असनाफ़ नज़म में बेटा, इसमें जो आपके सेलोस आएंगे, कनाया की बात होगी, सनत इमरातुन नज़ीर की बात होगी। ठीक है, और नज़म बालिहाज मौजू कौमी और मिली नज़म की शनाख्त कर सके, नज़म के अनासर काफिया और अदीफ की शनाख्त कर सके और उनका शायराना इस्तेमाल समझ सके। ठीक है, आज हम बेटा देखते हैं वैसे कौमी और मिली बेटा, देखिए आपको अगर पेपर आता भी है ना, तो उसमें मिली शायरी या कौमी शायरी के हवाले से भी कुछ ना, जरूरी नहीं है ये वाला भी आए, अगर अनसीन भी आता है इस हवाले से, तो आपको कम से कम बेटा अपने वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि आप उसके हवाले से लिख सकें। ठीक है, और आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम इसके लिए कितना लिख सकते हैं, ये मोटिवेशन है आपकी। और इसमें बेटा अहमद नदीम कासमी के हवाले से तो आप लोग जानते ही होंगे कि इनका जो रोल है नसर और नज़म दोनों में, इन्होंने बेटा बहुत अच्छा काम किया है। तो आप बेटा इनके हवाले से थोड़ा सा बताएं तारुफ, और उसके बाद बेटा अगर यहाँ पे आ जाते हैं हम, खुदा करे कि मेरी अरसे पाक पर उतरे, ये बहुत आपका मोटिवेशन वाला नगमा है, मिली नगमा। ठीक है, और ये दुआ है, दुआ की गई है ना बेटा, अहमद नदीम कासमी ने दुआ की है कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे बेटा वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। अब फसले गुल से मुराद कौन सी बेटा फसल है? फसल का मानी होता है बेटा बहार का मौसम। अब आप देखिए गुल, बहार का ये अब चल रहा है ना, तो अंदेशा जवाल ना हो। असल में बेटा बहार के बाद खिजां का मौसम आता है ना, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बहार आए इस वतन के ऊपर, हर तरफ खुशहाली की अलामत इसको बनाया गया। ठीक है, ये आपकी तरकीब है। मुझे बेटा आप में से कोई बताएगा कि ये फसले गुल कौन सी तरकीब है आपकी? अंदेशा गुल भी एक तरकीब है आपकी, तरकीब लफ्जी है ये जी बेटा। आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए कि फसले गुल और अंदेशा जवाल जो है, ये आपके कौन से मुरक्कबात हैं? है मुरक्कब इजाफी। वेरी गुड दूसरा, वेरी गुड बेटा। अंदेशा जवाल जो है, ये भी देखें, जवाल का अंदेशा यानी डर और खौफ। ठीक है, गिरने का खतरा, जवाल का खतरा, कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों। अच्छा, ये बेटा असल में ओवरऑल ये खुशहाली के लिए है, इकोनॉमिकली भी, माशी लिहाज से भी, वतन की हर लिहाज से खुशहाली। ठीक है, और वैसे भी बाहर का मौसम जो होता है ना बेटा, वो अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अच्छे वक्त की, अच्छे हालात की। ठीक है, और खिजां को बुरे हालात के लिए शायरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए बेटा ये। अब आगे देखें, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजां को गुजरने की भी मजाल ना, यानी हिम्मत भी ना पड़े, इतना खुशहाली हो, हालात इतने अच्छे हो जाए। हालात अच्छे होना बेटा, और फिर साथ साथ
हालात का मजबूत होना, ठीक है, हमेशा सदियों तक सालों तक ये सिलसिला चलता रहे और खिजा को गुजरने की हिम्मत भी ना पड़े कि वो यहाँ से गुजर सके। खिजा का मौसम या हालात की खराबी, ये उनके बेटा दिल की कैफियत है, फीलिंग्स हैं, जिनको वो बयान कर रहे हैं अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए, ठीक है। यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। यहाँ बेटा मैं एक और चीज की तरफ इशारा करने लगी हूँ। कल मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी इश्तिकाक के हवाले से, मुश्तिक अल्फाज के हवाले से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कोई इस तरह के अल्फाज मौजूद हैं? मैम सब्ज है जिससे फिर सब्जा वेरी गुड, वेरी मुस्तकिल। गुड बेटा, बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। ये मुश्तिक अल्फाज हैं, और बेटा इससे जब इस तरह के अल्फाज आ जाए तो उससे आपकी एक सनत बनती है, ठीक है। और उस सनत का नाम अगर बेटा आप लोगों में से किसी को इल्म हो तो बता सकता है। ये बेटा आपकी सनत है सनत इश्तकाक। इश्तिकाक। ये इश्तकाक, ये इमला ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी इमला की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, कुछ लोगों की इमला में गलती आ जाती है, ये काफ है, ठीक है, और यहाँ फिर काफ आएगा। इश्तकाक, ये सनत इश्तकाक है। अब बेटा देखें आप, ये सारी चीजें जब आप अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी ना, तो फिर मसला नहीं। ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो, यानी उस जैसा सरसब्ज और शादाबी के हवाले से, हरियाली के हवाले से, ये खुशहाली की अलामतें सारी, ठीक है। घनी इसके ऊपर बेटा अलग से लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, पूरी डिटेल्ड, ठीक है, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे तशरीहात के, आप वहां से देख लीजिएगा एक दफा, ठीक है। वो लेक्चर्स भी आपको बहुत मावनत करेंगे। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। बेटा पत्थरों से भी फूल पैदा हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी मैं आप लोगों को एक शेयर करती हूँ बेटा पिक्चर। कल एक स्टेटस था तो मुझे अच्छा लगा, वो बेटा मैं आप लोगों को भी शेयर करती हूँ, ठीक है। ये चीजें बेटा देखिए, पत्थर यहाँ उनका मकसद ये है कि घनी घटाएं जो होती हैं, बारिशें, बाहर के मौसम में बारिश भी होती है, और ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बेटा खुशहाली की अलामत बनती है, ठीक है। बाजुकात बेटा पत्थर ऐसी चीजें जो नहीं होती बेटा, जो जिंदगी में थोड़ा सा इंसान को हर्डल्स, मुश्किलात, परेशानियां, लेकिन उनसे भी उम्मीद रखनी चाहिए हमें। ये बेटा नाउमीदी की तरफ उन्होंने कहा है कि नाउमीदी नहीं हो सकती। ये बेटा मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये देखें, ये एक पिक्चर, ठीक है, आपको शेयर हो रही है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये स्टेटस था एक बेटा। ये दुनिया हमारे ख्यालात का अक्स है। अगर हम मोहब्बत करना चाहें तो हमें मोहब्बत करने के सैकड़ों रास्ते मिलेंगे, और इन रास्तों में मोहब्बत के लिए हजारों फूल खिले होंगे। अगर हम नफरत करना चाहेंगे तो हमें लाखों हथियार खुद ब खुद मिल जाएंगे। ये देखे ना, ये बड़ा अच्छा एक बनाया हुआ है कि आप पत्थरों से भी, आप बंजर सरजमीन से भी अपने लिए जो है वो फूल पैदा कर सकते हैं। मेहनत, कोशिश, लगन, स्ट्रगल, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बेटा आपको मिल के आपके लिए एक अच्छे हालात की तरफ जो है वो लेके जाती हैं, ठीक है। रवेदगी यानी उगना, दोबारा से कुव्वते नमू। पत्थरों को भी हम ला सकते हैं सही रास्ते पे, या बेजान चीजों को जिनके अंदर हमें लग नाउमीदी, यानी वो चीजें जिनसे मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुके हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती, ये बेहतर नहीं हो सकती, उनके अंदर भी अल्लाह ताला जो है वो बेटा, उन्होंने कहा है कि सब्जा पैदा कर सकता है। लेकिन जरूरत किस चीज की है? बारिश की जरूरत है। इकबाल ने कहा था ना, नहीं इकबाल अपनी कश्ते वीरान से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साथ। लेकिन जरूरत किस चीज की होती है बेटा? नमी की जरूरत होती है, बारिश की जरूरत होती है, उम्मीद की जरूरत होती है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, खुदा करे कि न खम हो सरे वकारे वतन, मेरे वतन का वकार, ठीक है, झुकना, खम होना, ये झुक जाना, और उसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। ये बेटा माहो साल कौन सा मरकब है? इसमें वाव आ गया, अतफी। ये अतफी है, गुड। मिस मरकबी अतफी। हाँ जी, और सरे वकारे वतन, वतन का वकार, ये आपका बेटा मुरकबे इजाफी है। अब इसी तरह से देखिए, उन्होंने कहा यानी इसकी खूबसूरती जो है उसको खूबसूरती जो होती है ना बेटा, एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि पहले बच्चा होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा आता है, तो हुस्न जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे वतन का एक तो इज्जत वकार हमेशा कायम रहे, कभी उसको झुकना ना पड़े दूसरों के सामने। दूसरा जो ये है कि उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती जो है वो हमेशा
माहो साल की गर्दिश से, वक्त की गर्दिश से वो निकल जाए और कभी परेशानी का सामना। लेकिन उसके लिए बेटा उन्होंने कहा कि हर एक फर्द हो तहजीब व फन का औजे कमाल। औजे कमाल होता है बेटा काबिलियत की बुलंदी पे पहुंच जाना। तहजीब भी होनी चाहिए और फन भी होना चाहिए। फन बेटा आपकी देखे तालीम, एजुकेशन, तहजीब, तरबियत, ये चीजें देती है। ये तहजीब व फन मिलके इखलाक का भी एक आला नमूना, ठीक है। और फन से मुराद के जो जो काम एक फर्द मेरे माशरे का करे, वो कहते हैं ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हर फर्द जब इस तरह से काम करेगा कि इखलाकी लिहाज से भी वो औजे कमाल पे हो, बुलंदी पे हो, और बेटा जिस भी फील्ड में काम करें, कहते हैं ना आप कोई भी काम करें अपना बेस्ट दे, अपनी पीक पे जाके करे, तो वो चीज कमाल तक ले जाती है, अरूज तक ले जाती है। और जब अरूज तक चला जाता है इंसान, तो फिर बेटा वहां पे उसको खदशा ही नहीं रहता कि हालात खराब होंगे। कोई मलूल ना हो, गमगीन ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। यानी इकोनॉमिकली भी बेटा अपने आप को मजबूत करने के लिए खस्ता हाली जो है ये गुर्बत, परेशानी की अलामत है। परेशान हाल वही होता है जो बंदा बेटा काम नहीं करता। ये दो चीजें उन्होंने कहा अगर हमारे हर फर्द के अंदर आ जाए, ये ख्वाहिश है, तो यकीनन खुशहाली की तरफ हमारा वतन जो है वो गामजन होगा। फिर लास्ट में बेटा उन्होंने कहा है कि खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। बेटा जुर्म ज़ाहिर है जिंदगी मुश्किल ना हो, और जुर्म ना हो कि कोई गलत काम ना हम करें, हम बेहतरी की तरफ जाएं और पॉजिटिव काम करें। हमारे इस्लाम ने जो हमें तरीक़ाकार बताया हुआ उसी के हवाले से हम सारे काम करें, ठीक है। अब बेटा देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से सलूस की बात हुई है। ये देखें, एक तालिब इल्म सरे वकारे वतन को बुलंद रखने के लिए क्या कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको। कौम का हर फर्द तहजीब व फन का औजी कमाल कैसे बन सकता है, वाजे करें। ये होता है बेटा आपने अपनी राय देनी होती है, ठीक है। अब यहाँ देखें कि जोड़ियों की सूरत में जो लफ्ज दोहराए गए हैं उनको हमने देखना है। चले यहाँ से हम देखते हैं एक्सरसाइजेस की, ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो से शायर की क्या मुराद है। हर एक फर्द हो तहजीब फन का ओजे कमाल, इस चीज की आपने वजाहत करनी। आप बेटा वैसे थोड़ा सा वजाहत कर सकते हैं साथ। वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल ना हो, इस सवाल का जवाब आप में से कौन देगा बेटा, ताकि आपकी शमूलियत से बेटा ये चीजें और भी ज्यादा आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मतलब शायर कह रहे कि हमारे मुल्क को ऐसी तरक्की हासिल करने के मौके मिले कि उसको मतलब कि मैं क्या कहते हैं नीचे आने को, उसका वो लफ्ज भूल गए। बेटा वॉइस क्लियर नहीं है, लेकिन आप सही बता रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंडिंग आ रही है। अच्छा बेटा ये वाली जो जुमला मिसरा है आपका, हर एक फर्द हो तहजीब फन का औजे कमाल, इसका कौन आंसर देगा। मतलब हर इंसान जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करता है। जी बेटा वो ख्वाहिश है उनकी कि हम हर लिहाज से, अखलाकी लिहाज से भी और तहजीबी लिहाज से भी, वैल्यूज हमारी उसमें भी हम अपने पूरे अरूज पे हों। और फिर उसके बाद स्किल्स, फन जो होता है ना बेटा, ये टेक्निकली जो आपकी एजुकेशन होती है, फन स्किल्स जो होती हैं, हर बंदे को अपने दायरा कार में रहते हुए स्किल्स के भी अरूज पे होना चाहिए, यानी अच्छे तरीके से हम इनको सीखें। और शायर ने वतन के वकार के लिए क्या दुआ मांगी है, ये कौन बताएगा बेटा इसका आंसर। बाकी लोग भी बेटा पार्टिसिपेट करें, आप लोग बताएं, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपको समझ आ रही हैं ये चीजें, ठीक है। नहीं आ रही तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। दूसरा बेटा आप बताएं। मैम ये कि शायर कह रहे हैं कि जो उनकी वतन का जो इज्जत और वकार है वो कभी भी कम ना हो, और वो जो है वो खूब तरक्की करे और खुशहाल रहे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखें, हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बबाल ना हो, इसका आंसर मुझे कौन देगा। ये फहद है बेटा को फहद बेटा आप दे मुझे आंसर इसका। ये मोहम्मद अली शहजाद रजा। बेटा आप लोगों को परमिशन है, ये आप अनम्यूट करें और मुझे आंसर्स दें इसके, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर माइक नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनके पास है बेटा वो आप बताएं। मतलब इसमें जो लोग हैं मुल्क के वो एक दूसरे की अच्छी खासी इज्जत करें, और किसी की जिंदगी खराब ना हो और बेटा अच्छे से जिंदगी गुजार जुर्म सके। उसी सूरत में होती है ना जब हम गलत करते हैं, ठीक है। और वबाल भी उसी सूरत में, मुश्किलात भी उसी सूरत में आती हैं जब हम सही कर रहे होते हैं और हर काम को हम अपने सही अंदाज में अंजाम देते हैं। ये एक मैसेज है उनकी तरफ से कि हमें अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना है कि हमारे लिए ना वो जिंदगी मुश्किल हो और ना ही हमें वो जुर्म की हैसियत से, यानी गलत करेंगे नहीं तो जुर्म कैसे होगा। हम अच्छे काम करें और बेहतरी की तरफ जाएं, ठीक है। ये बेहतरी के लिए
कुछ मैसेजेस उन्होंने कन्वे किए हैं। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, शायर ने इस नज़म में वतन अजीज के लिए जो दुआएं मांगी हैं, इन्हीं मिसरों की तरतीब के मुताबिक अपने अल्फाज में मुफस्सल ये बेटा आप लिख सकते हैं। दुआएं सारी यहाँ ये रिपीट भी हो गई हैं, और हम वतनों के लिए भी उन्होंने ये ख्वाहिश की। अब कौमी और मिली शायरी के हवाले से देखें। मिली शायरी इबारत है मिलत इस्लामी और उसके मामलात से। उर्दू शोरा के यहाँ मिली शौर, बेटा ये मिल्लत से लफ्ज निकला है। ठीक है, हमेशा से मौजूद था, अगरचे इसका इजहार बेशक तसलसल से नहीं हुआ। एक अरसे तक अल्ताफ हुसैन हाली को उर्दू का पहला मिली शायर करार दिया जाता है। हाली जो थे ना बेटा, इन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं शायरी के अंदर, बल्कि इन्होंने मुकदमा शेर व शायरी लिखा, तनकीद पे भी इनका काम है। लेकिन बाद की तहकीक में ये बात सामने आई कि हाली से पहले मोमिन खां मोमिन मिली मामलात पर सुखन आराई कर चुके हैं। मिली शायरी के इब्तदाई नमूने 10वीं सदी हिजरी यानी 16वीं सदी ईस्वी में नजर आते हैं। गोलकंडा के हुक्मरान मोहम्मद कुली कुतब शाह, जिसे उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है, अमूमन वतनी मोहब्बत में मुब्तला नजर आते हैं, और उसकी शायरी का बेशतर हिस्सा अपने मुल्क के रस्म रवाज, तकरीबात, मेलों, त्योहारों, फलों और मौसमों वगैरह के वालहाना इजहार पर मुश्तमिल है। इनके हामिली शायरी ना होने के बराबर है। अब यहाँ बेटा हम देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि दर्ज झैल अशार की तशरीह शायर का पस मंजर, अंदाज़े बयां और शेरी महासन की वजाहत के साथ तहरीर करें। अब ये बेटा आप लोगों को जब तशरीह के लिए आता है और इस तरह से आएगा, तो आप को मेरा ख्याल है अब अंदाजा होगा कि शेरी महासर और आप इन तमाम चीजों को कैसे बयान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बेटा कनाया के हवाले से काफी दिनों से आप लोगों का एक क्वेश्चन चल रहा था कि कनाया की हमें समझाएं। बेटा ये देखिए आपके सलोज आ गए ना यहाँ पे, ये कनाया, कनाया जो है ना बेटा, उसके लुग़वी मानी होते हैं मख्फी और पोशीदा बात करना। ठीक है, बात को रम्ज इशारे में बयान करना के है। इल्म बयान की इस्तिलाह में कनाया वो लफ्ज है जिसके मानी हकीकी मुराद ना हो बल्कि गैर हकीकी मुराद, लेकिन इसके साथ हकीकी मानी मुराद लेने से कोई मुजायका और आर ना हो। यानी बेटा अगर आप उसको दोनों मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ इस्तेमाल किया गया है ना, वहां पे मजाजी में इस्तेमाल हुआ है। असल में भी हम उसका मानी अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए आप फर्ज करें, ये आगे मिसाल भी दी जा रही है, बालों का सफेद होना, ये एक तरह से बेटा जब असल मानों में इसी जुमले को हम इस्तेमाल करते हैं तो जब बढ़ापा आता है तो तब भी बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन वैसे भी तो किसी के सफेद हो सकते हैं ना, किसी बीमारी की वजह से। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के वक्त से पहले भी हो जाते हैं। अब यहाँ देखें, सफेद पोश की इस्तेलाह उजला और साफ सुथरा लिबास पहनने वाले की है, मगर मजाजी मानों में ये लफ्ज ऐसे शख्स के लिए आता है जो गरीब और गैरतमंद हो। ठीक है, अब वैसे अगर इसका बेटा असल मानी हम देखें तो सफेद पोश का लफ्ज हम सही भी इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें ना, सफेद रेश से बूढ़ा आदमी मुराद लेना, इससे मुराद यही है कि उसके बाल सफेद हो गए, मगर इससे मुराद मजाजी मानी लिए जाते हैं कि जवानी गई और बढ़ापा आ जाता है। हकीकी मानी में मुराद लिए जाए तब भी ठीक है, क्योंकि बूढ़ा आदमी जो है उसके बालों का सफेद होना, ये इस पूरे जुमले के अंदर बेटा वो क्वालिटीज मौजूद हैं जो दोनों तरह से इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, इसमें देखें, ख्याल अपने में गो हूँ तराना संजा मस्त, ठीक है, कराहने के दिलों को कभी सुना भी है। इसमें आप देखें बेटा, मुझे बताएं कि इसमें क्या है, लेकिन थोड़ा सा और आगे चले फिर आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा। कनाया के दो अज्जा होते हैं, इन चीजों पे बेटा आप फोकस करें। सिफ्त लाजम वो मानी जो कनाया में मौसूफ के लिए मलजूम यानी मलजूम के लिए मुराद लिए जाए। सिफ्त होता है बेटा वो खूबी, और मौसूफ होता है जिसकी तरफ इशारा मकसूद हो। अब देखिए, सफेद बाल होना उसकी सिफ्त है और इशारा है बढ़ापे या बूढ़े शख्स के लिए। तो कि जब आप क्वालिटीज की बात करेंगे ना, तब आपको जल्दी समझ में आएगा मकसूद है और मजाजी मानी है। बेटा देखिए, मीर साहिब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। मीर साहिब जमाना नाजुक है। अब नाजुक नजाकत जो है ये खूबी है, लेकिन असल में तो जमाने की नजाकत जो होती है ना, हालात की थोड़ी सी खराबी या उसको समझने की जरूरत महसूस की जाए, उसकी तरफ इशारा किया जाता है। तो नाजुक होना क्वालिटी एक बता दी, जिससे हमें पता चल गया कि जो बंदा नाजुक होता है ना, वो थोड़ा सा नफीस नजाकत, थोड़ा वीकनेस भी होती है उसमें। तो इस क्वालिटी को उन्होंने यहाँ पे लिया। ठीक है, फिर देखिए, अरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना बन जाए। बेटा अरूज आदम खाकी, मट्टी से बना हुआ इंसान। अब आदम खाकी जो है ना, ये बेटा खाकी मट्टी से बना हुआ, ये हमें पता चल रहा है ना। यहाँ पे भी आप देखें बेटा कि
अरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माह कामिल न बन। यहाँ पे ये कहा गया है कि अरूज आदम खाकी के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो खाकी इंसान थे, बशर थे, लेकिन जिस मुकाम तक वो पहुंचे, ये अजमत इंसानी के हवाले से बात हो रही है कि इंसानों की अजमत से अंजुम भी सहमे जा रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि इंसान की पहुंच रसाई उनसे भी आगे है। ठीक है। और टूटा हुआ तारा माहे कामिल ना बन जाए, ये बेटा मुकम्मल चांद ना बन जाए। ठीक है। ये टूटा हुआ तारा है, ये जवाल की तरफ इशारा है कि मुसलमान बेशक जवाल पजीर है, लेकिन ये मुकम्मल चांद बन सकते हैं। तो यहाँ पे आदम खाकी का लफ्ज बतौर इस कनाया इस्तेमाल किया गया है। फिर देखिए बेटा, है दोषे मोहम्मद का मकी खाना जी पर, इस नाज से रखता ही नहीं पाऊं जमी पर। बेटा ये दोषे मोहम्मद, यहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे कौन बैठता था? आप मुझे बता सकते हैं? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो और हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ इशारा है। ठीक है। ये खाना जी होता है, ये जी घोड़े के ऊपर जो डाली जाती है ना, जहाँ बैठते हैं बेटा, उसके ऊपर। तो स्नाज से रखता नहीं पाऊं जमीन पर, ये बेटा मक्की खाना है जी पर, कि वो जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है वो दोषे मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर बैठना। ठीक है। ये उसकी तरफ किनाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नवासे रसूल। अब आप देखिए सनत मिरात नज़ीर की तरफ। बेटा मिरात के मानी मलहूज रखना, रियायत से है। ठीक है। रियायत के से ये लफ्ज निकला है, और नज़ीर के मानी होते हैं मिसाल के। इसमें मुमासल की निस्बत होती है, तजाद की नहीं होती। मुमासलत यानी बेटा ये आपस में मुतजाद नहीं होंगे, ये अल्फाज एक लफ्ज की मुनासबत से आप मुख्तलिफ लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। इसे सनत तनासुब भी कहते हैं। कलाम में एक लफ्ज की मुनासबत से दीगर अल्फाज का लाना सनत मरातुन नज़ीर कहलाता है। जैसे बाग की मुनासबत से फूल, ये मुतरादफात भी हो सकते हैं लेकिन मुतजाद नहीं होंगे। ठीक है। बागबान, पत्ते, खार, फूल, टहनियों के अल्फाज। ठीक है। आमतौर पर इस सनत को तलफीक, तौफीक, इतलाफ और तनासब भी कहा जाता है। इससे मुराद कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जिनके मानों में खास मुनासबत हो, लेकिन ये मुनासबत तकाबुल और तजाद की ना हो। देखिए मिसाल है, जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीर तीशा संगे गिरा है जिंदगी। बेटा ये आप बता सकते हैं कि इसमें किस चीज को कहा गया है? तो ये बेटा नदी जो निकाली गई थी, ये सनत तलमी भी है इसके अंदर। ठीक है। जिंदगी की हकीकत को उन्होंने कहा है कि ये मुश्किलात, कितनी मुश्किलात हैं, जितनी मुश्किलात फरहाद ने जो नहर खोदी थी ना पहाड़ों को तराश के, तो उसकी वजह से जिंदगी की हकीकत जो है ना, इतनी ही मुश्किल है। जब हम भी कोशिश करेंगे, मुश्किलात से गुजरेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। अपनी जिंदगी को हम नहर खोद ही लेंगे जिंदगी के हवाले से। एहसान ना खुदा का उठाए मेरी बला, कश्ती खुदा पे छोड़ दूं लंगर को तोड़ दूं। अब देखिए बेटा, ना खुदा होता है कश्ती चलाने वाला, फिर कश्ती का जिक्र आ गया, फिर लंगर का जिक्र आ गया। लंगर होता है जब वो आप कश्ती वगैरह को ला कर ना बेटा किनारे पे खड़ा कर, तो उसको कहा गया है। ये तीन चार लफ्ज उसकी मुनासबत से आ गए। चमन का जिक्र किया, फिर गुल का जिक्र किया। चमन के तख्त पर जिस्तम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलों की फौज थी, शोर था गुल था। देखिए बेटा चमन, फिर गुल का जिक्र हुआ तो फूल के साथ बुलबुल भी आते हैं, बुलबुल हैं तो शोर भी है। ठीक है। ये सारे अल्फाज आपके सनत मिरात नज़ीर को बयान कर रहे हैं। चले बेटा, अब आपका टाइम भी थोड़ा रहता है, आज मुझे आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे जल्दी जल्दी, ये जो यहाँ पे मौजूद है एमसीक्यूज, ताकि आपकी तैयारी का भी चेक हो जाए। और सबने बेटा वन बाय वन मुझे आंसर्स देने हैं। सनत इमरातुन नज़ीर में निस्बत पाई जाती है। रिबा बेटा आप बताएंगे, या जिसको आता है वो बता दे बेटा। सनत मुनासबत तकरार की। की जी बेटा, मुनासबत की टीचर। मुनासबत की। ठीक है। निस्बत से मुनासबत निकला है ना बेटा लफ्ज। आगे देखिए, सनत इमरातुन नज़ीर को दूसरे लफ्जों में कहते हैं सनत मुमासलत, सनत तनासुब, सनत नज़ीर या सनत इमसाल। सनत सनत तनासुब। नजीर। तनासुब। निस्बत का जब बेटा ताल्लुक को आप समझ जाएंगे ना लफ्ज को, ये मुश्तिक अल्फाज का बड़ा फायदा होता है। जब आप इनकी अंडरस्टैंडिंग करने लग जाते हो ना, तो बेटा आपको हर चीज को समझना आसान हो जाएगा। एक अरसे तक उर्दू का पहला मिली शायर करार दिया जाता रहा है, किसको बेटा? अल्ताफ हुसैन हाली। हाली को बेटा, हाली को। फिर बाद में मोमिन की और कुली कुतुब शाह की शायरी में भी नजर आए। उर्दू अदब का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है वली दक्नी को, गुलाम मुला वजही को, मोहम्मद कुली कुतुब शाह को, या उमर खयाम। बेटा ये वली अच्छा। दक्नी है आपका। ठीक है। ये आप याद रखिएगा, वली दक्नी पहला साहिब दीवान शायर। दीवान से मुराद जिसका कलाम, मजमुए कलाम। ठीक है। मिली शायरी इबारत है
قومی معاملات سے, ملکی دفاعی معاملات سے, ملت اسلامی اور اس کے معاملات سے, ملک و قوم کے معاملات سے. جی بیٹا, ملک و قوم کے معاملات سے. کیا آئے گا اس کا آنسر؟ ملک اور قوم کے معاملات سے. ہاں جی بالکل صحیح. کنایا کے لغوی معنی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا بیٹا. رمز و اشارہ, مخفی بات کرنا, پوشیدہ بات کرنا, دور سے بات کرنا. دور سے بات کرنا. دور سے بات کرنا. اردو قواعد کی رو سے کنایا قسم ہے؟ علم بیان کی, اس میں علم علم کی, بیان. علم بیان کی. کنایا کے کتنے اجزاء ہیں؟ دو. دو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیٹا یہاں تک آپ کا آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ابھی ٹائم بچا ہے, آپ بیٹا کوشچنس کر سکتے ہیں, مزید پوچھ سکتے ہیں مجھ سے, جو بھی سوالات پوچھنے ہیں ان کو بھی میں ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو. اگر کوئی کوشچن ہے نا بیٹا آپ پوچھیں, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آگے میں آپ لوگوں کو مزید کیا گائیڈ لائنس دے سکوں. بس جی بیٹا. بس جیسے ایگزام میں اگر ہمیں ویسے قواعد میں سوال آتا ہے کہ ایک صنعت اور اس کی مثال دیں, تو ہمیں ویسے کتنی مثالیں یاد کرنی چاہیے ہر صنعت کی؟ صنعت کے لیے نا بیٹا میں آپ کو ایک شعر بتایا تھا پہلے بھی, اس میں آپ کی آ جاتی ہے, یہ صنعت امارات کی بات ہوئی ہے نا, تو وہ والا شعر جو ہے نا آپ کا بڑا امپورٹنٹ آسان سا ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا, حال ہمارا جانے ہے, چھانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے. اب ٹھیک اس میں مجھے بتائیں کہ کہاں پہ کون کون سی صنعتیں موجود ہیں, آپ بتائیں مجھے. مس صنعت میرات النظیر. صنعت امارات النظیر بھی ہے, کیسے ہے ایکسپلین کریں ذرا اس کو. اچھا سوال ہے مس بیٹا ایک آپ کا. تو مس ایک جی, تو پتا ہے, پھر بوٹا ہے, پھر پتا باغ ہے, ہے, بوٹا ہے, اور گل ہے, گل ہے, مناسبت اور ہر باغ چیز ہے. اور باغ بھی ہے. صدر اقرار بھی ہے مس پر یہ. صنعت تکرار بھی ہے, صنعت امارات النظیر بھی ہے. اس میں بیٹا جب آپ کو علم بیان کے حوالے سے آ جائے نا ایک کوشچن, ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں بڑے, اس شعر کے اندر نا بڑی اچھی چیزیں تو یہ موجود ہیں. استعارہ ہوگا ٹیچر. استارہ بھی ہے, علم بیان کا استارہ آ جائے گا. علم بدیع کے حوالے سے تو آپ کی میرا خیال ہے 3 صنعتیں چیک کریں ذرا آپ. جاننا اور نہ جاننا کیا ہوگا, جانے نہ جانے, صنعت تضاد. صنعت تضاد. اور پھر جانے کا بار بار آیا, پتا 2 دفعہ آ گیا, بوٹا 2 دفعہ آ گیا, یہ سارے کیا ہے؟ تکرار. تکرار آ گئی. اور اسی طریقے سے آج جو ہم نے کیا صنعت امارات النظیر بھی آ گئی. ٹھیک ہے, اب بیٹا یہ آپ نا, آپ کو یہ ایک ٹپ ہے کہ کچھ نا آپ قواعد کے حوالے سے بھی نا ایک آدھ شعر ریفرنس کا یاد کر لیں, جو آسان بھی ہو, جس میں آپ کی ساری چیزیں بھی کور ہو جائے, کم از کم 3-4 پوائنٹس آپ کے کور ہو جائے, وہ بھی آپ کر لیں. ٹھیک ہے. جی بیٹا, اور کوئی کوشچن بیٹا؟ اب بس آپ کو بس کلیئر ہوا علی شہزاد, یہ بیٹا آپ کو یہ بس مطلب بس ہم صرف ایک شعر مثال کے لیے کافی ہے, مطلب اگر عادت ہے سوال میں ڈیفینیشن اور ایک مثال. کس کا بیٹا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کریں. بس جیسے حصہ قواعد میں جیسے آ جاتا ہے کہ صنعت مات نظیر کی ڈیفینیشن لکھیں اور مثال دیں, تو ویسے ایک مثال کافی ہوتی ہے نا, کافی اور ایک ہوتی ہے بیٹا, ایک مثال کافی ہوتی ہے, کیونکہ نمبر بھی تو بیٹا آپ کے اتنے ہی ہے نا. لیکن ہاں مثال آپ صنعت امارات النظیر کو بیٹا اتنا کریں, آپ کی لائنیں اتنی کم از کم دی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو نا مینج کریں. کیسے مینج کرنا ہے کہ آپ پہلے اس میں تعریف لکھیں, اس کے بعد مثال لکھیں, پھر وضاحت ضرور کریں. میں نے دیکھا ہے بیٹا, اگر آپ کو بچے کیا غلطی جو کرتے ہیں وہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اکثر پیپر کی مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا ہم لوگ, بیٹا بچے کیا کرتے ہیں, تعریف بھی لکھتے ہیں, مثال بھی لکھتے ہیں, لیکن ایکسپلین نہیں کرتے. جب ایکسپلین کریں گے نا تو بیٹا آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول وہاں پہ آ کے چیک ہوتا ہے. آپ کو ضروری ہے بیٹا ایکسپلین کریں. اب کسی کو کیا پتا کہ آپ نے مثال کس چیز کی دی ہے. اب آپ فرض کریں یہی والا شعر لکھ دیتے ہیں, آپ صنعت امارات النظیر کی تعریف لکھی, اس کے بعد آپ نے یہ شعر لکھ دیا, آپ نے ایکسپلین نہیں کیا, تو اسی شعر کے اندر آپ کی 3 سے 4 صنعتیں موجود ہیں نا. اب کیا پتا کہ وہ شعر آپ نے کس ریفرنس میں لیا. آپ نیچے وضاحت لکھیں اور اس کے بعد بیٹا آپ وہاں پہ لکھیں کہ اس شعر کے اندر اگر صنعت امارات النظیر پوچھی گئی ہے تو آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. پتا, بوٹا, گل اور باغ کا لفظ جو ہے یہاں پہ صنعت امارات النظیر کی مثال ہے. اتنا ایک لائن لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ آپ کا اتھینٹک ہو جائے گا آنسر. ٹھیک ہے. اب ہو اس گیا. کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر صنعت تکرار پوچھ لی گئی ہے, آپ لکھیں اور لکھ کے اس کو بتائیں کہ یہاں پہ ان لفظوں کی تکرار موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سے اگر علم بیان کی کوئی کوالٹی پوچھی گئی, آپ فرض کریں استارہ پوچھا گیا, تو آپ ڈیفینیشن لکھیں, اس کے بعد آپ اس کو ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے. گل کا لفظ ہے وہ محبوب کے لیے استاراتن استعمال کیا گیا ہے, اگر ہو سکے ارکان پوچھے گئے ہیں تو اس کو بھی ایکسپلین کر دیں. آپ استارہ کے 3 ارکان ہے نا,
तो आप उनको भी बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा अब आपको ये वाला क्वेश्चन? जी नेक्स्ट। मिस। जी बेटा, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो उससे मैं आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर। जी, कोई और ठीक। क्वेश्चन बेटा आपका? नहीं मिस, शुक्रिया। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई आज के लेक्चर की सारी बेटा? जी मिस। तैयारी कर रहे हो आप लोग? बेटा आप तैयारी में ना ये जरूर करें कि जो चीजें मैंने आप लोगों को एक बना दिया है बेटा, एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपके 11 क्लास के सारे नोट्स जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं उनको बेटा आप जरूर एक दफा देखें। जिस टॉपिक को मैं आपको करवा रही हूँ ना उसी टॉपिक का लेक्चर जरूर आप सुने। उससे ये होगा कि आज थोड़ा और हिसाब में बेटा आपको एज अ क्लास मैंने पढ़ाया है ना, तो वहां से और चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी वो डिटेल से जरा, ठीक है? इसमें हमने पूरा कवर किया, उसमें हर शेर का अलग से तफसीलात बताई हुई है, वो तशरीहात वगैरह के लिए आपको वहां पे